ओवेरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जिसकी महिलाएं तेजी से शिकार हो रही हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से महिलाओं की ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। ये बीमारी शरीर में तब विकसित होती है जब ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के आसपास असामान्य कोशिकाएं यानी सेल्स बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे फैलने लगते हैं। ये प्रक्रिया एक कैंसर वाला ट्यूमर बनाती है जो खतरनाक होने पर शरीर के बाकी अंगों में भी फैल सकती है। आज हमारा एक खास शो महिलाओं को इसी बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर सकें और समय पर इसका इलाज करवाया जा सके। कैसे इस बीमारी को पहचाना जा सकता है और इसका इलाज क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीनू वालिया, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटपरगंज, वैशाली एंड नोएडा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। Hi, I'm Dr. Meenu Walia. I'm Senior Director and Head of the Department Medical Oncology at Max Institute of Cancer Care, Delhi. सबसे पहला सवाल, इंडिया में ओवेरियन कैंसर कितना कॉमन है और इस कैंसर से मरीजों की मृत्यु होने का कितना खतरा है? हमारे देश में ओवेरियन कैंसर काफ़ी कॉमन बीमारी होती जा रही है। अगर हम ग्लोबोकॉन 2018 की डेटा की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भारतीय महिलाओं में आज की डेट पे ओवेरियन कैंसर तीसरे नंबर का कॉमन कैंसर है। सन 2020 में ही तकरीबन 45,000 महिलाओं को ओवेरियन कैंसर पाया गया और इनमें से 19,500 ओवेरियन कैंसर की वजह से महिलाओं की डेथ भी हुई है। सो ओवेरियन कैंसर ना केवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई संख्या में हमारे देश में पाया जाता है, इसके अलावा वो काफ़ी लीथल कैंसर भी माना जाता है क्योंकि काफ़ी हाई संख्या में, काफ़ी हाई नंबर्स में ओवेरियन कैंसर की वजह से हम महिलाओं को खोते भी हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल मेरा रहेगा, ओवेरियन कैंसर सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप में कॉमन है एंड हाउ डज अ टिपिकल ओवेरियन कैंसर प्रेजेंट? सो ओवेरियन कैंसर बहुत ही डिफरेंट टाइप की पैथोलॉजीज होती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये डिफरेंट टाइप के ओवेरियन कैंसर्स डिफरेंट एज ग्रुप्स में होते हैं। कुछ ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी। जो जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी होते हैं वो ज़्यादातर यंग गर्ल्स में, छोटी उम्र की लड़कियों में पाए जाते हैं, इवन टीनेजर्स में पाए जाते हैं या अर्ली 20s में पाए जाते हैं। उसके बाद जो सबसे कॉमन ओवेरियन कैंसर्स होते हैं उसे हम कहते हैं एपिथेलियल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी, मतलब एपिथेलियल कार्सिनोमास ऑफ द ओवरी, जो जनरली ज़्यादातर बड़ी उम्र की महिलाओं में पाए जाते हैं। ज़्यादातर इस तरह के कैंसर्स 50 साल से ज़्यादा जो बड़ी महिलाओं में उम्र की महिलाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन एपिथेलियल कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ता जाता है। जो मीडियन एज है, मतलब ज़्यादातर एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स का जो मीडियन एज है वो अराउंड 63 ईयर्स ऑफ एज कहा जाता है। तो ज़्यादातर महिलाएं 50 या 60 से ज़्यादा उम्र की होती हैं जिनमें ओवेरियन कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जैसे वो प्रेजेंट करता है, जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही वेग होते हैं। वेग मतलब काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इसी वजह से ओवेरियन कैंसर को हम एक साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि शुरुआती स्टेज में उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा केसेस में निगलेक्ट भी हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को इस तरह के सिम्टम्स होंगे जैसे पेट में ब्लोटिंग होना, गैस भरी रहना या थोड़ा सा खाने के बाद पेट जिसको कहते हैं भरा भरा सा लगना, अर्ली सेटाइटी होना या फिर मतलब बावल मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं होते या फिर बहुत बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। तो इस तरह के वेग सिम्टम्स, इंडाइजेशन होना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ओवेरियन कैंसर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? कैंसर के खतरे को कम करने के क्या तरीके होते हैं? टू बी अवेयर, किसी भी अगर हम बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उस बीमारी के बारे में जानें, हम उस बीमारी के बारे में अवेयर हुए। सो अगर हम ओवेरियन कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स को जानते हैं तभी हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। या किसी भी तरह के नॉन स्पेसिफिक इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो हम अपने फैमिली फिजिशियन को जाके, डॉक्टर से जाके
मिलेंगे और अगर हम अपनी आगे फर्दर जांचें करा सकते हैं। ओवेरियन कैंसर का अगर हमें शक होता है तो ज़्यादातर केसेस में हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं और ब्लड के टेस्ट कराते हैं। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो शरीर का अल्ट्रासाउंड होता है जो ओवरीज को और यूट्रस को देखता है, वो एक फर्स्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी होती है जो हमें ओवरीज के हेल्थ स्टेटस के बारे में बताती है। इसके अलावा कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर्स में अबनॉर्मल होते हैं, वो भी हमें ओवेरियन कैंसर की तरफ संकेत करते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में अगर कोई भी लेडी इस तरह के सिम्टम्स के साथ आती है तो फर्स्ट टेस्ट दैट वी ऑर्डर इज एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस एंड सर्टेन ट्यूमर मार्कर्स जो हमें इस तरफ बताते हैं, ओवेरियन कैंसर का शक देते हैं और उसकी कंफर्मेशन के लिए फिर फर्दर कुछ टेस्ट करे जा सकते हैं जिससे उसको कंफर्म किया जा सकता है। जैसा कि आपने बताया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है, जैसे क्या ओवेरियन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग उपलब्ध है? ओवेरियन कैंसर की जांच और निदान के लिए कौन से टेस्ट अवेलेबल है? स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो स्क्रीनिंग ऐसे टेस्ट होते हैं जो आप एसिम्प्टोमेटिक नॉर्मल इंडिविजुअल्स में करते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, ताकि आप कैंसर को पहले पकड़ पाएं। महिलाओं में जितने भी कैंसर होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के भी स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है और काफी ज्यादा उसको प्रमोट किया जाता है और उसके बारे में हम बात करते हैं कि उन टेस्ट को हमें जरूर कराना चाहिए क्योंकि हम इनसे इन कैंसर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। ओवेरियन कैंसर्स में अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो ऐसे कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट आज की डेट में जनरल पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओवेरियन कैंसर्स की हाउएवर ओवेरियन कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट रिकमेंडेड है फॉर हाई रिस्क पॉपुलेशन, यानी जिनमें ओवरी के कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। वो हाई रिस्क पॉपुलेशन जिसमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है, हो सकता है उनमें फैमिली हिस्ट्री होए या फिर उनमें कुछ ऐसे जेनेटिक उन फैमिलीज में कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस होए जैसे ब्रेका जीन म्यूटेशन या कुछ ऐसे पैरामीटर्स होए। अगर उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है तो ऐसे हाई रिस्क इंडिविजुअल्स के लिए ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं, जिनमें अगेन रेडियोलॉजिकल टेस्ट आते हैं जिसमें ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड बोला जाता है जो हमें ओवरीज की किसी भी अबनॉर्मेलिटी को जल्दी पिक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ब्लड के टेस्ट जैसे सीरोलॉजिकल मार्कर्स जिसमें CA-125, HE4 इस तरह के कुछ टेस्ट है जो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इस हाई रिस्क पॉपुलेशन में ओवेरियन कैंसर को जल्दी पिक कर पाए। क्या ओवेरियन कैंसर को फैमिली बैकग्राउंड से भी जोड़ा जा सकता है? ओवेरियन कैंसर की जेनेटिक टेस्टिंग कितनी जरूरी है? Yes, ovarian cancer is also one of those cancers which can be familial. हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कुछ परसेंटेज कुछ महिलाओं में फेमिलियल हो सकता है, उसी तरह ओवेरियन कैंसर भी बहुत सारी महिलाओं में फेमिलियल यानी ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन जो इनहेरिटेड होती हैं या फिर जो जनरेशन्स में पास ऑन हो सकती है उन म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन जीन्स है ब्रेका जीन्स, BRCA1, BRCA2 जो दोनों के दोनों ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। ब्रेस्ट के अलावा ये जीन्स ओवेरियन कैंसर से भी रिलेटेड है और ये जो जीन्स की म्यूटेशंस होती हैं ये फैमिली में रन कर सकती हैं और इसी वजह से इन फैमिलीज में जिनमें ब्रेका म्यूटेशंस होती हैं उनमें ब्रेस्ट के अलावा ओवेरियन कैंसर होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। एक कुछ जीन्स का सेट होता है जिसे हम कहते हैं होमोलोगस रिपेयर जीन्स या होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी, जो डिफरेंट जेनेटिक म्यूटेशंस जो डीएनए में थोड़ी बहुत जो डिफेक्ट्स हो रहे होते हैं डीएनए रिपेयर में हेल्प करते हैं। जिन लेडीज में ये जीन्स का म्यूटेशंस होती हैं उनमें रिपेयर मैकेनिज्म्स थोड़े डिफेक्टिव होते हैं और इनमें कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं और ब्रेस्ट के अलावा ओवेरियन कैंसर के भी रिस्क को प्रमोट करती है, ओवेरियन कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। पर अगर
हम ये जेनेटिक म्यूटेशंस पाते हैं तो उसके लिए उन केसेस में महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज ना केवल उनकी ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ता है बट इवन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम क्या एहतियात बरत सकते हैं, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे स्क्रीनिंग करनी और कैसे उसको जल्दी पकड़ पाते हैं, इन सब चीज़ों के मायने होते हैं। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी हाई ग्रेड ओवेरियन कैंसर्स हैं, चाहे वो हाई ग्रेड सीरस ओवेरियन कैंसर्स हैं या हाई ग्रेड एंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर्स हैं, इनमें जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी होती है, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है। क्योंकि पाया गया है कि अगर हम इन हाई ग्रेड कैंसर्स में जीनोमिक टेस्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई एज 40% of these cases, 40 to 45% of these cases may have some mutations, मतलब उनके जीन्स में कुछ ऐसी म्यूटेशंस पाई जा सकती है। अगर हम ये म्यूटेशंस पाते हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो हम उसके आगे टेस्ट करके ये म्यूटेशन देखते हैं कि ये कोई इनहेरिटेड है कि नहीं, ये आगे जनरेशन में पास ऑन हो सकती है कि नहीं। अगर पास ऑन हो सकती है तो फ्यूचर आगे बच्चियों को, आगे बच्चों को क्या रिस्क, किस तरह के कैंसर के रिस्क हो सकते हैं, उनको हम उस तरह के कैंसर से कैसे बचा सकते हैं, उनके लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द पेशेंट हर सेल्फ ऑल्सो अगर हम ये म्यूटेशंस को जानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट में फर्क होता है। नॉट इन ओनली इन द वे दैट यू ट्रीट कैंसर, उनकी कैंसर ट्रीटमेंट में फर्क पड़ता है। उनमें कुछ मेंटेनेंस थेरेपीज होती हैं, मतलब कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद आप कुछ ऐसी थेरेपीज दे सकते हो, ऐसी टारगेटेड मेडिसिन दे सकते हो, कुछ खाने की टैबलेट्स दे सकते हो, जिससे कैंसर के वापस आने के रिस्क को आप काफी हद तक कम कर सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सभी को जानना चाहिए कि अगर हमें हाई ग्रेड ओवेरियन कैंसर है तो हमें अपने डॉक्टर से जेनेटिक टेस्टिंग, ये जीनोमिक टेस्टिंग की जरूर बात करनी चाहिए, बिकॉज इन टेस्टिंग से हमें काफी हेल्प मिल सकती है। ओवेरियन कैंसर के लिए कितने तरह के जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं, उन्हें कब कराना चाहिए? ओवेरियन कैंसर के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं। आपके केस में आपको कौन सा टेस्ट कराना है, उसके लिए आपको सही जानकारी आपके ट्रीटिंग फिजिशियन, आपके डॉक्टर आपको देंगे। आप उनसे ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि जो कॉमनेस जेनेटिक अबनॉर्मलिटी जैसे BRCA1, BRCA2, एक तो यही सिंपल टेस्ट हो सकती है, पर आज की डेट में हम बोलते हैं कि जितना हम कंप्लीट जीनोमिक प्रोफाइल करें, जितने मैक्सिमम जेनेटिक टेस्टिंग कराएं उतना बेहतर है, बिकॉज इसमें सिर्फ BRCA1, BRCA2 ही नहीं टेस्ट होएगा, और भी बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट होंगे जिनकी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है, जो इनहेरिट हो सकते हैं, और जिनमें अगर हम आगे मेंटेनेंस थेरेपी देंगे, स्पेशल थेरेपीज देंगे, हम ट्रीटमेंट में चेंज कर पाते हैं। तो HRD नाम का एक टेस्ट होता है, होमोलोगस रिपेयर मैकेनिज्म, कि वो ना केवल आप उनका वो देखते हो कि उनमें म्यूटेशन है कि नहीं, इसके अलावा आप उनका फंक्शनल असेसमेंट भी करते हो और आप HRD स्कोर वगैरह देखते हो, और इन टेस्ट से आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स को कवर करने की कोशिश करते हो, और अगर इनमें कोई म्यूटेशन है तो उसके लिए काफ़ी इम्प्लीकेशंस है पेशेंट के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए, जिससे आप ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो। अभी के हालात को देखते हुए अगर ओवेरियन कैंसर के लिए करंटली कौन से ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, ये आप हमें बता सकें, और इस कैंसर में मेंटेनेंस थेरेपी क्या है? ओवेरियन कैंसर के लिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। अगेन हम जब किसी भी कैंसर की बात करते हैं, जानना चाहिए कि उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। तो वो हर स्टेज के कैंसर की, पहले तो टाइप ऑफ कैंसर, देन स्टेज ऑफ कैंसर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर स्टेज ऑफ कैंसर की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती है। जैसे कुछ ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जिसमें जब वो प्रेजेंट करते हैं तो ऑलरेडी पेट में पानी काफ़ी होता है, या फेफड़ों में पानी होता है, या फिर गले में गांठें हो गई होती हैं, या फिर पेट में ऐसी जगह पे गांठें हैं जहाँ पे लगता है कि अगर हम सर्जरी भी करेंगे तो पूरी तरह से उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, या फिर पेशेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती। तो ऐसे केसेस में हम पहले सिस्टमिक थेरेपीज यानी कीमोथेरेपीज से शुरू करते हैं। कैंसर को काफ़ी हद तक कम किया जाता है और बाद में सर्जरी करी जाती है। अगर कैंसर छोटा ही है, अभी पेट में ज़्यादा नहीं फैला है, तो उन केसेस में पहले सर्जरी करी जाती है।
सो दो मेजर थेरेपीज होती हैं ओवेरियन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, एक सर्जरी, दूसरा सिस्टमिक थेरेपीज। सिस्टमिक थेरेपीज में जिसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग रहता है कीमोथेरेपीज। इसके अलावा आज की डेट में बहुत सारी नई तरह की थेरेपीज है। एक हाइपेक नाम की थेरेपी होती है जिसमें सर्जरी करते हो और सर्जरी के साथ ही आप थोड़ा हीटेड कीमोथेरेपी आप अब्डोमिनल कैविटी में देते हो ताकि आप कैंसर के सेल्स को और अच्छी तरह से किल कर पाओ। इसके अलावा टारगेटेड मेडिसिन के आने के बाद कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। सो इवन ओवेरियन कैंसर्स में भी आप स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रीटमेंट्स दे सकते हो, कुछ इंजेक्शंस दे सकते हो जिससे आप ओवेरियन कैंसर्स की ग्रोथ को कम कर सकते हो। आप पार्प इनहिबिटर्स नाम की कुछ मेडिसिन होती हैं जिन केसेस में स्पेशली अगर ब्रेका म्यूटेशन है या HRD है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेंट डेफिशिएंट जीन्स हैं, तो उन केसेस में आप कुछ ऐसी टैबलेट्स वगैरह दे सकते हो, कुछ टारगेटेड मेडिसिन दे सकते हो, टैबलेट्स दे सकते हो जिसको आप देने से कैंसर के वापस आने के रिस्क को काफी कम कर सकते हो। अगर कैंसर रिकर भी हो सकता है आप उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही मेरा दूसरा सवाल साइड इफेक्ट्स को लेकर रहेगा। अगर ओवेरियन कैंसर को देखा जाए तो उसके ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मरीजों में और इसका फर्टिलिटी पर कितना असर पड़ता है? जब भी हम किसी भी टाइप की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यस, उसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते ही हैं। जैसे अगर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो कीमोथेरेपी में नॉजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, मुंह का स्वाद खराब होता है। उन थेरेपीज के बाद थोड़ी पेरिफेरल नमनेस, टिंगलिंग, न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। लेडीज को सबसे ज्यादा कंसर्न होता है बालों का कि बाल खोते हैं। सो यस, अगर हम कीमोथेरेपीज करते हैं, स्पेशली ओवेरियन कैंसर की अगर मैं कीमोथेरेपी की बात करूं तो उसमें बाल जरूर जाते हैं। बट अगर इट इज ऑफ सम कंसोलेशन, ये साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। ज्यादातर साइड इफेक्ट जब कीमोथेरेपी खत्म हो जाती है तो बाल वापस भी आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम इन मेडिसिन में, इन सिस्टमिक थेरेपीज में पाते हैं। बट इससे के अलावा यस, इनफर्टिलिटी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर, क्योंकि ज्यादातर एपिथेलियल, अगर हम ओवेरियन कैंसर्स की बात करें तो ज्यादातर एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में जब भी हम सर्जरी करते हैं तो हम दोनों ओवरीज को रिमूव करने की बात करते हैं और यूट्रस को भी रिमूव करते हैं। तो फर्टिलिटी तो नेचुरली कॉम्प्रोमाइज होती ही होती है, बट जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट के साथ यही किया जाए। अगेन आई कम बैक टू माई प्रीवियस स्टेटमेंट कि कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत फर्क पड़ता है कि कौन से टाइप का कैंसर है और कौन सी स्टेज का कैंसर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्म सेल ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी है या फिर बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स ऑफ द ओवरी हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे केसेस में हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी कर सकते हैं। यानी कि हमें जरूरी नहीं है कि हम दोनों ओवरीज को और यूट्रस को निकालें। बहुत सारे केसेस में आप सिर्फ एक ही ओवरी को निकाल लेते हो, फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी करते हो, और बाद में जब फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो आप बाद में कंप्लीशन सर्जरी कर सकते हो। इसी तरह से आप फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बाकी मेथड्स को भी यूज कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स में, जिसमें आप एग बैंकिंग की, ओवर बैंकिंग या फिर एम्ब्रियो बैंकिंग वगैरह की बातें करते हो, और उनका करके आप लेटर ऑन फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। बट अगेन वी गो बैक टू द प्रीवियस स्टेटमेंट, ये सारी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन या जितने भी हम चीजों की बात करते हैं, it has to be taken into consideration कि हम कहीं से भी अपने रिजल्ट्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें, ट्रीटमेंट को कॉम्प्रोमाइज ना करें। इट विल डिपेंड कि अगर ट्यूमर की क्या स्टेज है, कैंसर की क्या स्टेज है और कौन से टाइप का ट्यूमर है, तब आप क्या बैलेंस कर सकते हो उस तरह से करना चाहिए ताकि रिजल्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, पेशेंट की ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी बेस्ट रहे, और हम इनको साथ में ये प्रिजर्वेशन के लिए क्या किया जा सकता है, इन सब की एक फ्रैंक डिस्कशन होनी चाहिए आपके एक ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। बहुत बार ये भी देखा जाता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी ओवेरियन कैंसर वापस आ जाता है, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है, इसके ट्रीटमेंट के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि ओवेरियन कैंसर वापस हो जाए?
सो अगेन किसी भी कैंसर के रिकरेंस की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कैंसर रिकर कर पाएगा, नहीं रिकरेंस होएगी, ये डिपेंड करता है कि कैंसर को हमने कौन सी स्टेज पे पकड़ा है या कौन सी स्टेज पे वो डिटेक्ट किया है, जो आपकी इनिशियल स्टेज होती है। ज्यादातर ओवेरियन कैंसर्स, एज आई ऑलरेडी सेड, आर डिटेक्टेड व्हेन दे आर ऑलरेडी इन स्टेज 3 और स्टेज 4। बिकॉज ओवेरियन कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ओवेरियन कैंसर के रिकरेंस की। तो रिकरेंस रेट काफी हाई रहता है स्टेज 3 स्टेज 4 में। एंड बिकॉज रिकरेंस रेट हाई है, तभी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो हम जीनोमिक टेस्ट की बात कर रहे हैं या फिर हम मेंटेनेंस थेरेपीज की बात करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद क्या मेंटेनेंस थेरेपीज होनी चाहिए जिससे हम इस रिकरेंस रेट को जितना मैक्सिमली कम कर पाए या डिले कर पाए। हमारे मरीजों को आप ये भी बता सकें कि ओवेरियन कैंसर के मरीजों का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? किसी भी कैंसर के बारे में बात करी जाए तो लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कैंसर सिर्फ जेनेटिक बीमारी ही नहीं है, कि केवल फैमिलियल या जेनेटिक बीमारी नहीं है। कैंसर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज भी है। तो ज्यादातर कैंसर्स जो जेनेटिक कंपोनेंट, इनहेरिटेड जेनेटिक कंपोनेंट है, वो कम होता है और उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स, जिसकी वजह से कैंसर होता है। तो अगर हमें अपना लाइफस्टाइल सुधारना है तो हम बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। और सही लाइफस्टाइल की वजह क्या होती है? सही लाइफस्टाइल होता है, एज आई ऑलवेज से, फॉलो द 4 राइट्स: ईट राइट, वर्क राइट, have a balanced diet and have a healthy right lifestyle. This will include इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं: अच्छा खान पान होना, हेल्दी बैलेंस डाइट को खाना, खूब सारे फ्रूट्स और सैलड्स को खाना, खूब फिजिकली एक्टिव रहना। फिजिकली एक्टिव रहना मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना। आप जितना फिजिकली एक्टिव रहते हो, जितना अपना नियमित व्यायाम करते हो, उतना आपकी बॉडी हेल्दी रहती है और उतना आपके कैंसर होने के चांसेस या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं। तो खूब फिजिकली एक्टिव रहना, अपने वेट को एक ऑप्टिमम रेंज में मेंटेन करना, क्योंकि ओबेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर पाया गया है इन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस का, इवन कैंसर से भी रिलेटेड। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं, अच्छा खान पान, अच्छा लाइफस्टाइल, तंबाकू सेवन से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना, फिजिकली एक्टिव रहना, अपने वेट को एक ऑप्टिमम रेंज में रखना, इन सब चीज़ों से आप लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स को अगर कंट्रोल करते हैं तो आप काफ़ी हद तक कैंसर के जो हमारे हाथ में फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस रिस्क को काफ़ी कम करते लेते हैं। आपने ओवेरियन कैंसर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, जैसे कि महिलाओं का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सबसे ज्यादा कौन से एज ग्रुप की महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा होता है, साथ ही आपने जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में भी जानकारी दी और स्क्रीन अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया। इन सभी सवालों के आपने काफी बखूबी जवाब दिए। उम्मीद है हमारे इस खास शो से बहुत सारी महिलाएं ओवेरियन कैंसर के प्रति जागरूक होंगी और समय रहते इसका इलाज करवा पाएंगी और सावधानी बरतेंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।